दिल्ली, इलाहाबाद, सारनाथ और सांची भारत के कई हिस्सों में विशाल पत्थरों के स्तंभ खड़े थे। लोग वहां से गुजरते थे, कई लोग उनको मानते थे, उनकी पूजा भी करते थे और जानते थे, देखते थे, मगर कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाते थे और नहीं बता पाते थे कि आखिर ये लिखा क्या है। कई लोगों ने उसको ट्राई भी किया पढ़ने को। लगभग 1400 साल से उन पत्थरों की भाषा मर चुकी थी। 20 अगस्त 1799 इंग्लैंड के एसेक्स में जन्मा यह लड़का, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये बचपन से ही अलग था। इसके ड्राइंग, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स में काफी अधिक रुचि थी और काफी ज्यादा। ये लड़का, मैं आपको स्क्रीन पर की एक फोटो दिखा रहा हूँ, उसके परिवार के लोग विज्ञान और व्यापार से जुड़े हुए थे। प्रिंसेप घंटों बैठकर जटिल आकृतियां बनाया करता था। जेम्स प्रिंसेप, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, जिनका सपना था एक बड़े होकर एक आर्किटेक्चर बनना, एक अच्छी सी आकृतियों को बनाना, और उनका सपना आर्किटेक्ट बनने का था। मगर एक दिन उनकी आईज में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो आई साइट होती है वो काफी ज्यादा डिमिनिश हो जाती है। उनकी आई साइट आर्किटेक्ट बनने लायक नहीं रह पाती, जिसके कारण वो उसको क्विट करते हैं। तो उस समय उनको खुद भी यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यह असफलता दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक का कारण बन जाएगी। आर्किटेक्चर छोड़ने के बाद उसने मेट्रोलरी और कॉइन मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेडिंग शुरू कर दी। उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा स्प्रेड कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा स्किलफुल ऑफिसर्स की जरूरत थी। 1819 में जेम्स प्रिंसेप को भारत भेज दिया गया। जब उसका जहाज भारत पहुंचा तब भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन उसका प्राचीन इतिहास अब भी रहस्यमय यानी दबा हुआ था। प्रिंसेप को पहले कलकत्ता मिंट में अपॉइंटेड किया गया। उसके बाद उनका बहुत अच्छा कार्य देखकर उनकी सोच काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल थी। आफ्टर सम टाइम उसे बनारस मिंट भेज दिया गया। वाराणसी पहुंचते ही उसकी जिंदगी बदल गई। जहां दूसरे ऑफिसर सिर्फ अपना काम करते थे, वहीं वह अपना काम तो करते ही थे, उसके बाद फ्री टाइम में वे पूरे सिटी को अच्छे से एनालाइज करते थे, देखते थे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने वाराणसी की गलियों का मैप बनाया, घाटों का सर्वे किया, इसकी स्ट्रक्चर को मेजर किया। उनके बनाए हुए मैप्स आज भी हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट्री माने जाते हैं। लेकिन उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी एक दूसरी चीज, पुराने सिक्के। जब भी कोई पुराना सिक्का मिलता, प्रिंसेप उसे घंटों तक देखते रहते, उसको अच्छे से एनालाइज करते। उसे एहसास हुआ कि भारत की मिट्टी में इतिहास दबा हुआ है और उस इतिहास की भाषा इंडिया में तो कोई समझता ही नहीं। बिकॉज इंडिया के लोग ना, कहीं से भी, एक तो इंडिया के मोस्टली पीपल्स में ये होती है कि कोई जैसे कि किसी धर्म को मानना है तो उसके पीछे सब पड़ जाएंगे। ये इंडिया में काफी ज्यादा, जैसे कि कोई स्टोरी सुना देगा गलत तो उस पर ही बिलीव करने लग जाएंगे। खुद से रिसर्च करने का इनका मन ही नहीं करता। 1820 और 1830 के दशक में पूरे भारत से अंग्रेज अधिकारी पुराने सिक्के, शिलालेख और पत्थरों की प्रतियां कलकत्ता भेज रहे थे। हर जगह एक रहस्यमय लिपियां दिखाई देती थीं। दिल्ली के स्तंभ पर, इलाहाबाद के स्तंभ पर, सांची के स्तूप पर, गिरनार की चट्टानों पर, धौली की पहाड़ियों पर। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी लिपि को पढ़ नहीं सकता था। कोई भी उनको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आखिर ये है क्या। ये माइस्ट्री, कोई भी उस माइस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया और ये समझ नहीं पाया कि आखिर इन पर लिखा क्या है। आगे आप वीडियो देखते रहिए, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये स्टोरी। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उन लिपि को पढ़ नहीं सकता था। यह ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आखिर ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या थी। आज हम जानते हैं कि ब्राह्मणी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण लिपियों में से एक है, लेकिन उस समय यह पूरी तरह से खो चुकी थी। ना कोई शिक्षक, ना कोई पुस्तक, ना कोई जीवित व्यक्ति। 1832 में जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक ऑफ बंगाल सोसाइटी का सेक्रेटरी बना। यहीं से कहानी बदल गई। अब पूरे भारत में खोजे गए इंस्क्रिप्शंस उसके पास आने लगे। उसने हजारों सिंबल्स को कागज पर उतारना शुरू किया। दिन में सरकारी नौकरी, रात में रिसर्च, दिन में माइंड ऑफिसर, रात में डिटेक्टिव। वह अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को साथ रखकर कंपेयर करता था, एनालाइज करता था और दोनों में देखता था कि इनमें क्या क्या अंतर है, कौन सा सिंबल्स कितनी बार आया है, उनकी फ्रीक्वेंसी को गिनना, कौन सा वर्ड बार बार दोहराया जा रहा है, कौन सा पैटर्न अलग जगहों पर समान है। उस समय ना कंप्यूटर था, ना कोई एआई, ना कोई डाटाबेस। फिर 1834 के आसपास उसे इलाहाबाद और दिल्ली के स्तंभों की बेहतर कॉपीज मिली। उसने देखा कि दोनों इंस्क्रिप्शंस के शब्द कुछ बार बार मिल रहे हैं। यह पहला बड़ा संकेत था, लेकिन असली ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। 1837 से सांची से कुछ छोटे इंस्क्रिप्शंस उसके पास आए। इन इंस्क्रिप्शंस में कई जगह एक ही सिंबल सीक्वेंस दोहराया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने अनुमान लगाया कि दानव यानी दान हो सकता है, और ये उनका अनुमान इतना सटीक बैठ जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। यह अनुमान सही निकला। पहली बार किसी ब्राह्मणी शब्द को सफलतापूर्वक पढ़ा गया। अब पजल के टुकड़े जुड़ने लगे। इसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र के कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले, जिसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। सिक्कों की एक तरफ तो ग्रीक लैंग्वेज लिखी थी और दूसरी तरफ ब्राह्मणी स्क्रिप्ट लिखी थी। प्रिंसेप के पास बिलिंगुअल एविडेंस था। ग्रीक नामों को ब्राह्मणी सिंबल्स से मिलाना शुरू किया।
धीरे धीरे अल्फाबेट खुलने लगी, एक सिंबल्स का मतलब, दूसरे सिंबल्स का मतलब, तीसरे का मतलब। महीनों की मेहनत के बाद ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का रहस्य टूट चुका था। अब वो समय आ गया था जब जेम्स प्रिंसेप को अंदर ही अंदर खुशी होने लगी, उन्हें लगा कि मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहा हूँ। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अनाउंस किया कि उसने ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया, अर्थात उसको खोज लिया है, उसके मीनिंग को समझ लिया है। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक थी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब सामने आने वाली थी। जब इंस्क्रिप्शंस पढ़े जाने लगे, उसमें बार बार एक ही नाम दिखाई दिया, देवनाम प्रिया प्रियादासी, देवनाम प्रिया प्रियादासी, देवनाम प्रिया प्रियादासी। आखिर क्या था इस वर्ड का मीनिंग? फिर श्रीलंका के स्कॉलर जियोर्ग टर्नर ने महावंशा नामक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। टर्नर ने बताया कि वास्तव में पियादासी अशोका का टाइटल था। वही अशोका जिसने कलिंगा वॉर के बाद हिंसा छोड़ दी थी, वही अशोका जिसने बुद्धिज्म को एशिया के बड़े हिस्से तक पहुंचाया था, वही अशोका जिसका साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। कल्पना कीजिए यदि जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं करता तो आज ये अशोका नाम दबा ही रह जाता, किसी को ये पता भी नहीं होता और कोई एनालाइज भी नहीं कर पाता। शायद आज भी अशोका के अधिकांश संदेश पत्थरों में कैद रहते। आज भारत का नेशनल एम्बलम अशोका से जुड़ा है, राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र। लेकिन अशोका को आधुनिक दुनिया में दोबारा जीवित करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। समय के दुर्भाग्य के कारण जेम्स प्रिंसेप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज्यादा माइंड पर स्ट्रेस लेते हैं, काफी ज्यादा टेंशन रिसर्च और ज्यादा एनालाइज करने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण 1838 तक उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से उनको इंग्लैंड को दोबारा वापस जाना पड़ता है और 22 अप्रैल साल 1840 में उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में जेम्स प्रिंसेप की मृत्यु हो गई। उसने ना कोई साम्राज्य जीता, ना कोई युद्ध लड़ा, ना कोई सेना चलाई, लेकिन उसने 2000 साल पुराने पत्थरों को बोलना सिखाया। उसने ये दिखलाया कि पत्थरों में भी अगर व्यक्ति चाहे तो रहस्य खोज सकता है, जिससे कि लॉट ऑफ पीपल गुजरते थे, उसको देखते थे, उसको समझ नहीं पाते थे। वहीं उसने दिमाग लगाया, एनालाइज किया, फ्रीक्वेंसी को जाना और एक ऐसे रहस्य को खोला जो कि इंडिया की हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और एक बात, और इसी कारण आज इतिहास उसे उस व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोका को फिर से दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए तलवार नहीं बल्कि जिज्ञासा, धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है और जेम्स प्रिंसेप इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। नमस्कार दोस्तों।